नमस्कार प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कक्षा 12 के लिए ये विशेष वीडियो है और 10 वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनके भी ये टॉपिक आने वाला है और उनको भी काफ़ी इसमें समस्याएं आती हैं। तो कक्षा और 10 और 12 दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मित्रों, भाषिक कार्य से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। मैं ये मानता हूँ कि लगभग 12 से 15 नंबर आपके भाषिक कार्य पर ही आधारित होंगे। तो किस प्रकार से आप वो 12 से 15 नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, एग्जाम में आपको गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश तीनों तीनों में से जो है वो भाषिक कार्य पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गद्यांश से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये आपको तीनों से पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि गद्यांश में से भी भाषिक कार्य के प्रश्न आएंगे, पद्यांश में से भी भाषिक कार्य के प्रश्न आएंगे और नाटकांश में से भी भाषिक कार्य के प्रश्न आएंगे और ये पठित में से भी आएंगे और अपठित में से भी आएंगे। तो यानी तीनों में से, पठित में से और एक अपठित गद्यांश, तो चारों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये भाषिक कार्य के प्रश्न होते क्या है पहले उसको समझ लीजिएगा। भाषिक कार्य के प्रश्न होते हैं कि गद्यांश में से एक तो आपको सीधे उत्तर छांटने होते हैं और दूसरा आपको जो व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं, व्याकरणात्मक जो प्रश्न होते हैं वो भाषिक कार्य के प्रश्न होते हैं। अब व्याकरणात्मक प्रश्नों में बच्चों को समस्या होती है। सामान्य प्रश्नों को बच्चा आसानी से मिला करके छांट लेता है, लेकिन व्याकरणात्मक प्रश्नों को छांटने में उसको थोड़ी समस्या होती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार का एक गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस गद्यांश को पहले आप ध्यान से पढ़ें और फिर सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब अपन यहाँ पर केवल भाषिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो इस गद्यांश से अपन उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ अंत में लास्ट का जो प्रश्न होगा वो होगा भाषिक कार्य का प्रश्न। ये आप देखिएगा, ये लास्ट के जो प्रश्न है भाषिक कार्य के प्रश्न हैं और ये प्रत्येक में 4 अंक के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपकी काफ़ी नंबर का लॉस होने वाला है और ये आपको काफ़ी असहज एग्जाम में करवा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषिक कार्य के। इन प्रश्नों को तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन बात है भाषिक कार्य की। तो चलिए, थोड़ा सा इधर देखिएगा। भाषिक कार्य, इसमें पहला प्रश्न है, सरदार किशन सिंह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किमस्ति। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि भाषिक कार्य में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषिक कार्य में आपको या तो कर्ता और या क्रिया ये पूछा जाएगा। ठीक है, कर्ता क्रिया संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, या विशेषण विशेष्य संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, या सर्वनाम और संज्ञा संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या पर्यायवाची और विलोम शब्द संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे भाषिक कार्य के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सरदार किशन सिंह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किमस्ति। तो आप यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कर्तृपदस्य कर्ता पद का क्रियापदम अस्ति, क्रियापद है। तो क्रियापद कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखना है। क्रियापद पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी क्रियापद आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है, सरदार किशन सिंह है, तो आपको ये शब्द को पकड़ना है। जिस शब्द को आप पकड़िए और इसको अपने गद्यांश से मिलान करिए कि ये शब्द जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो सरदार किशन सिंह को अपन ढूंढते हैं कि उस गद्यांश में कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिएगा, तो इसमें जो यहाँ पर सरदार किशन सिंह दिया हुआ है इसको आप ढूंढिएगा, तो सरदार किशन सिंह ये आ गया ना। तो इस लाइन में क्रिया वाला पद कौन सा है, बस आपको इस लाइन में पकड़ना है। तो आप इस लाइन को पूरी को देखिए कि सरदार भगत सिंहस्य जन्म समय तस्य जनक सरदार किशन सिंहो यो अभूत है। तो क्या हो गया, अभूत है। तो क्रिया क्या हो गई, अभूत है, ये क्रिया हो गई। ठीक है, उस लाइन को पकड़ना है और उस लाइन में आपको क्रिया ढूंढनी है, तो आप क्रिया को आसानी से पकड़ सकते हो। तो सामान्यतः आप आसानी से जो है वो यहाँ पर पकड़ सकते हैं। अब क्रिया, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया है कि इनमें से हम कैसे छांटें कि क्रिया क्या है। तो देखिएगा, क्रिया जो है उसको बताना बड़ा आसान सा काम है। कैसे
क्योंकि आपको ज़्यादातर जो गद्यांश है वो या तो वर्तमान काल में मिलेगा या भूतकाल में, ज़्यादातर भूतकाल में या वर्तमान काल में आने की संभावना है। अगर वर्तमान काल में मिलता है तो आप अति, अतः, अंति, असि, अर्थात आमी, आवे, आमे, ये उस शब्द के बाद में, उस धातु के बाद में लगा होगा। और अगर भूतकाल में आता है तो अत, अतम, अन, एह, अतम, अत, अम, आव, आमे, ये धातु के बाद में क्रिया में लगा हुआ होगा, तो आप वहाँ से पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर अभूतय, ठीक है, अभूतय लगा हुआ है तो आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हो। कई बार वो क्रिया देकर के कर्ता पूछता है, तो जो कर्ता पूछे तो उस क्रिया को आपको पकड़ना है। जैसे मान लो उसने अभूतय दे दिया और आपसे कहें कि कर्ता क्या है, तो आपको क्या करना है कि उस लाइन को जहाँ पर अभूतय लिखा हुआ है उस वाली लाइन को देखना है। और सामान्यतः आपको उस लाइन में अपने आप, वैसे तो आप बता सकते हो, लेकिन उस लाइन में जिस भी पद में सामान्यतः प्रथमा विभक्ति होती है वही कर्ता होता है। तो प्रथमा विभक्ति वाला जो पद है वो यहाँ पर सरदार किशन सिंह है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो कर्ता और क्रिया में आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने कि प्राथमिकी इति विशेषणस्य विशेष्य पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। तो यहाँ पर विशेषण का विशेष्य पद पूछा है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पूछा क्या है, विशेषण पूछा है या विशेष्य पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर इस प्रकार से, जैसे तो आप जो बाद में लिखा हुआ होता है ना वही पूछा जाता है। जैसे कर्ता और क्रिया दोनों लिखी हुई है, तो यहाँ पर बाद में जो लिखा हुआ है वही पूछा है। तो यहाँ विशेषण पहले लिखा हुआ है, विशेष से बाद में लिखा हुआ है, तो पूछा क्या है, विशेष से पूछा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको आसानी से पकड़ लेना है। तो इसमें पूछा गया है विशेषण। अब विशेषण क्या हो सकता है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखिए कि विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, ठीक है। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे हम कहें काला सांप, तो काला हो गया विशेषण और सांप हो गया विशेष्य, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बताएं हम, इसमें पूछा क्या है, इसमें बाद में क्या लिख रहा है, विशेष्य, तो इसमें पूछा गया है विशेष्य। अब इसको पकड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम प्राथमिकी शब्द को गद्यांश में ढूंढेंगे कि प्राथमिकी कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में। तो देखिए इसमें प्राथमिकी शब्द को देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिकी, ये लिखा हुआ है प्राथमिकी। अब आपको इस लाइन में देखना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे विशेष से पूछा जाए तो अधिकांश परिस्थितियों में विशेषण जो होता है वो आगे होता है और विशेष्य पीछे होता है अधिकांशतः। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिकी शिक्षा च अस्य ग्रामे एव भूतय, ये वाली लाइन आपको मिल गई। अब आपको प्राथमिक दे रखा है, पूछा क्या है, विशेष्य, प्राथमिक विशेषण है, पूछा क्या है, विशेष्य है। तो ध्यान रखना इसी के जस्ट जो बाद में है वो क्या होगा, विशेष्य यानी शिक्षा। शिक्षा क्या हो गई, विशेष्य। और कई बार विशेष्य दे देता है, जैसे शिक्षा दे देता और आपसे पूछता है इसका विशेषण क्या है, तो शिक्षा से पहले वाला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। समझ गए। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से पकड़ सकते हो। यानी आपको 90% केस में क्या होता है कि विशेषण आगे होता है और विशेष्य पीछे होता है। आपको बस वो लाइन को पकड़ना है और उसमें से आगे पीछे के हिसाब से आप आराम से सेट कर सकते हो। आगे देखिए, एक प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वनाम स्थानीय संज्ञा पदम किम। अब आप क्या बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें पूछा क्या है, सर्वनाम पूछा है या संज्ञा पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जो बाद में लिखा हुआ है वो पूछा है, तो उसमें बाद में क्या लिखा हुआ है, संज्ञा पदम, तो उसमें पूछा क्या है, संज्ञा पूछा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा किस क्या है कि सर्वनाम स्थानीय, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद लिखिए। तो ये सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद लिखिए। तो देखो किस सर्वनाम के स्थान पर, सह सर्वनाम के स्थान पर। तो सह सर्वनाम के स्थान पर आपको संज्ञा बताना है। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न आए कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद लिखिए, तब आप एक ही दिमाग में लाइए कि ये पूछा गया है कि ये जो सह शब्द है ना, ये सह जो भी सर्वनाम आता है वहां पर, वो सर्वनाम किसके लिए आया है। संज्ञा पद पूछने का मतलब है कि वो किसके लिए आया है। तो सह ये जो शब्द है वो किसके लिए आया है, कौन सी लाइन है ये, सह कारागारे गौरांगे, आगे डॉट डॉट डॉट। तो आपको ये लाइन पकड़नी है, सह कारागारे गौरांगे। इसमें जो ये सह शब्द है वो किसके लिए आया है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को गद्यांश देखना होगा। पहले इस लाइन को देखिए, तो देखिए ये लाइन मिल गई कि स कारागारे गौरांगे निपातित है, ये लाइन मिल गई ना। अब आपसे पूछा है कि इसमें जो स शब्द है वो किसके लिए आया है, ठीक है। तो किसके लिए आया है, तो इसको एक बार इस लाइन को पढ़ो।
जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सरदार भगत सिंहस्य जन्म समय तस्य जनक सरदार किशन सिंहो यो अभूत है। सरदार भगत सिंह के जन्म के समय उसका पिता सरदार किशन सिंह जो हुआ स्वतंत्रता सैनिक सह कारागारे गौरांगे निपादित है, उसको कारागार में गौरव द्वारा डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सह जो है, सह वो किसके लिए आया है, किसको डाला गया, तो भगत सिंह को या किशन सिंह को। तो यहाँ पर इसको पढ़ो थोड़ा ढंग से, आप तो ऐसा पकड़ सकते हो कि किसके लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक तरह से ऐसे पढ़ सकते हो कि इस पूरी लाइन में जिस भी पद में प्रथमा विभक्ति है वो इसका आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, और प्रथमा विभक्ति से ना पकड़ें तो इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िए तो आराम से समझ में आएगा कि सरदार भगत सिंह के जन्म के समय उसके पिता सरदार किशन सिंह को, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता सैनिक थे, उसको कारागार में डाल दिया गया। तो किसको डाला गया था, सरदार किशन सिंह को। तो ये इसका उत्तर होगा। और सरदार किशन सिंह सह के स्थान पर क्या आएगा, सरदार किशन सिंह, यानी संज्ञा पद क्या हो गया, सरदार किशन सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर छांटने हैं। एक प्रकार के प्रश्न और आते हैं कि अंतिम प्रश्न को देखें, और यहाँ पर ये पूछा गया है कि पिता इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांश चित्वा लिखत, यानी पिता इसका पर्याय पद गद्यांश से चुनकर लिखिए। तो गद्यांश से अपन को पिता का पर्यायवाची लिखना है। ध्यान रखना, पिता के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन आपके मन से नहीं लिखना है। गद्यांश में से जो आया है, गद्यांश में जो भी पिता का पर्यायवाची आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो गद्यांश में हमने पढ़ा था अभी एक लाइन में जनक, ठीक है, तो जनक आया है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा था कि तस्य जनक है, ठीक है, ये आया था ना, तो जनक है, ये जनक आया था, तो जनक ही क्या हो गया, पर्यायवाची। ठीक है, तो इस प्रकार से। और कई बार विलोम पद पूछ लेगा वो, तो विलोम इसमें से देखिएगा कि उसका विलोम क्या आया है। तो इस प्रकार से ये भाषी कार्य के प्रश्न आते हैं, और आपको बड़े आसानी से, बड़ा ध्यान से इनको करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से आप प्रश्नों को करोगे तो आप 12 से 15 नंबर अपने आराम से प्राप्त कर लोगे। कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर मात खाते हैं तो इन्हीं प्रश्नों पर खाते हैं। इसलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूं कि देखिए, जब भी पहले तो इसको प्रश्नों की पूछने की प्रक्रिया समझिए। जो लास्ट में लिखा हुआ है वो पूछ रहा है, या क्रियापद कर्तृपद से क्रियापदम किम, तो पूछा क्या है, क्रियापद पूछा है। पहली बात तो ये है, तो इसमें क्रिया पूछी है। जब क्रिया पूछी जाए तो आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर सरदार किशन सिंह, इसको देखना है उस गद्यांश में कहाँ लिखा हुआ है, और उस गद्यांश में जहाँ भी लिखा हुआ है उसके या तो लास्ट में, ठीक है, या मतलब उस लाइन में जहाँ पर भी क्रिया वाला शब्द है वो आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है विशेषण विशेष्य। तो मैंने कहा विशेषण आगे लगता है, विशेष्य पूछ लगता है। रेयर की स्थितियों में, बहुत कम केस ऐसे होते हैं जहाँ पर विशेष्य पहले आ जाता है, लेकिन आपको बस उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर पूछा क्या है, प्राथमिकी शब्द का विशेष्य पद, बाद में क्या लिख रहा है, विशेष्य। तो विशेष्य पूछा है, तो आपको प्राथमिकी शब्द ढूंढना है गद्यांश में, और प्राथमिकी के आगे पीछे देख लेना है। तो प्राथमिकी के बाद में विशेष्य पूछा है, बाद में क्या लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर स सर्वनाम स्थानीय संज्ञा पदम लिखा, तो संज्ञा पद का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि स सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, तो उस लाइन को ढूंढिए, और उस लाइन में ये स किसके लिए आया है वो आप आराम से ढूंढ सकते हो। और पिता का पर्यायवाची गद्यांश में से लिखना है। पर्यायवाची ढूंढने के लिए ये जो पिता है इसका पर्यायवाची पूरे गद्यांश में कहीं ना कहीं आया होगा, वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आए इसको देखिए, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है कमेंट करिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर अवश्य होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।